बच्चों, नमस्कार, जोहार। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के अंतर्गत पाठ 7 नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। आइए सबसे पहले हम सभी लेखक का परिचय जानें। तो स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। औद्योगिक प्रतिष्ठान मतलब एक फैक्ट्री या कोई बड़ा सा उद्योग। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु आए, इस पर आपको पेंसिल से मार्क करना चाहिए। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ और किस स्थल पर हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी पढ़ाई किस तरह की थी? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई किया था। और पढ़ाई करने के बाद क्या किया? तो एक फैक्ट्री में नौकरी भी करते थे। और कहाँ वो फैक्ट्री थी? तो राजस्थान में था, जहाँ इन्होंने अपने जीवन का बहुत समय बिताया। अब आती है बात कि ये कौन सी पत्रिका के संपादन से जुड़े थे। संपादन का अर्थ होता है पत्रिका तैयार करना। पत्रिका में जितने भी लेख होते हैं उसको देखना, समझना, उसका चयन करना, उसको संपादन कहा जाता है। तो ये वसुधा नाम की पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। कहाँ पर थी ये पत्रिका? तो राजस्थान में। आगे पढ़ते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, पेंसिल से मार्क करेंगे कि स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनमें से कौन कौन मुख्य हैं। तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुख्य 3 पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका निधन यानी मृत्यु 2019 में हुआ। ये सब मुख्य कीवर्ड्स हैं। इन्हें आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे और अपने कॉपी में उतारेंगे। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारी सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। अब हम नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके मूल आशय को समझेंगे कि किस भावना से यह कहानी स्वयं प्रकाश ने लिखा है। जो आपके पुस्तक में गुलाबी रंग के बॉक्स में लिखा है उस पर ध्यान देंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। ऐसा स्वयं प्रकाश सोचते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी
कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो मुख्य रूप से है कि एक पात्र है नेताजी का चश्मा में, वो पात्र है कैप्टन चश्मे वाले। और ये पूरी कहानी स्वयं प्रकाश ने उस चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से देखा है कि किस प्रकार इस देश के अन्य लोग अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने समय में देश की सेवा करते हैं, देश को निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं। आइए हम पाठ के मूल कहानी को पढ़ना आरंभ करें। इस कहानी को पढ़ते समय हाथ में पेंसिल रखें और मुख्य पात्रों को पेंसिल से मार्क करें। साथ ही साथ उन पात्रों के बीच में किस प्रकार का संवाद यानी बातचीत होती है, उस पर चिंतन और विचार करेंगे। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक पदाधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो बच्चों, अभी हमने जितना हिस्सा पढ़ा उसमें क्या समझा? समझा कि एक हवलदार साहब हैं जो व्यवसाय के सिलसिले में, अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे जगह जाते थे, तो उस दौरान बीच में कोई एक कस्बा यानी कोई एक गांव पड़ता था जहां कुछ मकान थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं विद्यालय थी और कई चीज़ें जो चित्र उन्होंने उकेरा है वो आपने भी पढ़ा। लेकिन मुख्य है बाजार का मुख्य बाजार का चौराहा, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा नगर पालिका ने लगा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। आगे पढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। इस पैराग्राफ में हम किन बातों को समझ रहे हैं? याद रखने वाली स्थिति है कि मूर्ति की क्वालिटी, मूर्ति की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके बनाने में लागत, पैसा बहुत आ रहा था, और नगर पालिका में चिट्ठी पत्री में ही बहुत समय बर्बाद हो गया। अब नगर पालिका का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था, तो आनन फानन में जल्दी से वहीं के उस कस्बे के विद्यालय के जो ड्राइंग मास्टर थे, जिनका नाम मोतीलाल जी था, उन्हें यह काम सौंप दिया गया कि आप महीने भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति बनाकर
यहाँ लगा दें। आगे, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। अब मूर्ति कितनी बड़ी थी? मूर्ति बड़ी थी, बस छाती से ऊपर जो चेहरा तक दिखाई देता है उतनी ही बड़ी थी, जिसे बस्ट कहते हैं। कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। इस पैराग्राफ से हम लोगों ने क्या क्या देखा? इस पैराग्राफ में हमने देखा कि मूर्ति का आकार कैसा था, मूर्ति कैसी दिख रही थी, और मूर्ति संगमरमर की बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, और जो बड़ा अनोखा कमी था कि मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन नेताजी का जो चश्मा था वो असली चश्मा का फ्रेम लगाया हुआ था, केवल फ्रेम, जिसमें शीशा नहीं था। और फ्रेम का कलर कैसा था और आकार चौड़ा काला पहना दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी हवलदार साहब के मन में देशभक्ति के प्रति और देश के लोगों के मन में देशभक्ति का भावना की कमी खटक रही थी। आगे, दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाले करता है। इस पैराग्राफ में पान वाले का चरित्र चित्रण किया गया है। आप इसे ध्यान देंगे कि पान वाला कैसा दिखता था। पान वाला मुंह में पान ठूसे हुए था, काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। और हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद हंसने से थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यहाँ पर उसने किसका नाम लिया? किस प्रश्न का उत्तर का उसने कैप्टन चश्मे वाले का नाम लिया? तो प्रश्न पूछने वाले थे हवलदार साहब। और क्यों पूछ रहे थे प्रश्न? क्योंकि जब वो कस्बे से गुजरते तो नेताजी की मूर्ति में एक नया फ्रेम का चश्मा लगा हुआ वो पाते। उसकी कौतूहल से उन्होंने पान वाले से पूछा।